गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपने सिंपल सेंटेंस को जोड़ना सीखा या नहीं सीखा? क्योंकि इसके पहले मैं कई सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस जोड़ना सिखाया है। अगर आपने नहीं सीखा तो जाइए अभी उस वीडियो को देखिए और जाके सिंपल सेंटेंस पहले जोड़ना सीख लीजिए, क्योंकि सिंथेसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक ये मेन टॉपिक लेके आता है। और सिंथेसिस एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी क्लास के बाद यानी इंटर की क्लास के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। सही वाक्यों को संयोजित करना आपको आना चाहिए। तो सेंटेंस आप जानते ही हैं, जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं कि सेंटेंस 3 होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको जोड़ना आना ही आना। तो अभी तक मैंने आपको सिंथेसिस के अंतर्गत जितने भी वीडियो लेक्चर दिए हैं, जितना भी मैंने आपको क्लास दी है, वो सारी क्लासेस मेरी हमारी सिंपल सेंटेंस को जोड़ने पे आधारित थी। और अब जो क्लास चालू होने वाली है, आज की जो मेरी क्लास होने वाली है, वो आपको कंपाउंड सेंटेंस जोड़ना सिखाएंगे। तो अगर आपको सिंपल सेंटेंस जोड़ना अभी नहीं आया है, मतलब आपने वीडियो लेक्चर अभी देखा, तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी आपको मैं उस वीडियो का उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपनी क्लास की और देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो लेट्स गो टू आवर क्लासरूम। तो अब आ गए कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक वीडियो लेक्चर सेपरेट बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो क्लासेस होती हैं यानी सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास, ये क्या होती हैं। इस सबका मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं। इंड स्क्रीन पे आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। अब यहां आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लास जुड़ी हुई होती है और हर प्रिंसिपल क्लॉज का एक अपना फिनिट वर्ब होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हर प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब ये होता है कि हर प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में अपना अर्थ पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। तो हर प्रिंसिपल क्लॉज का एक अपना फिनिट वर्ब होता है, हर प्रिंसिपल क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट होता है और कंपाउंड सेंटेंस कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लासों को जोड़ने से बनता है। और जब जहां पर 2 प्रिंसिपल क्लास जोड़ी जाती है, उस पूरे वाक्य को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें मिलता है तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ी हुई होती है और जब हमें कंपाउंड सेंटेंस मिलता है तो वहां पे 2 प्रिंसिपल क्लास जुड़ी हुई होती है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। चलिए डिटेल में मैं इसके बारे में आपके लिए लिख देता हूं और उसके बाद हम इसे सेंटेंस को जोड़ना सीखते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के नाम। कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग 2 और नामों से भी जानते हैं। एक नाम हमारे पास होता है डबल सेंटेंस, दूसरा नाम हमारे पास आता है मल्टीपल सेंटेंस। यानी कंपाउंड सेंटेंस को अगर कहीं पे लिखा है डबल सेंटेंस तो भी वहां कंपाउंड सेंटेंस की बात की जा रही है, कहीं पर लिखा है अगर मल्टीपल सेंटेंस तो भी वहां कंपाउंड सेंटेंस की ही बात की जा रही है। क्लियर? अब जान लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है। कंपाउंड सेंटेंस उन सेंटेंसेस को होते हैं जिसमें कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लास जुड़ी हुई होती है। मतलब कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लास, ज्यादा 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लास जुड़ी होती है। अब प्रिंसिपल क्लास तो जानते ही वो क्लास होती है जो अपने आप में अकेले ही अपना अर्थ पूरा अर्थ देने में सक्षम होती है। मतलब इसको अपना अर्थ देने के लिए किसी और दूसरी क्लास की जरूरत या दूसरे फ्रेज की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रिंसिपल क्लास में जितना लिखा हुआ होता है वो अपने आप में अपना अर्थ पूरा देता है। क्लियर? प्रत्येक क्लास का एक फिनिट वर्ब होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लास जुड़ी हुई होती है उसमें हर क्लास का अपना एक फिनिट वर्ब होता है। अर्थात जो कंपाउंड सेंटेंस में जितनी क्लॉसेस जुड़ी हुई होंगी उतने ही वर्ब उसमें प्राप्त होंगे। क्लियर? अगर 2 प्रिंसिपल क्लॉस जुड़ी है तो 2 वर्ब, 3 प्रिंसिपल क्लॉस जुड़ी है तो 3 वर्ब और 4 प्रिंसिपल क्लॉस जुड़ी है तो 4 वर्ब। सही बात है, 4 सेंटेंसेस को कंबाइन करना भी आता है सिंथेसिस में। तो जितनी प्रिंसिपल क्लॉस एक कंपाउंड सेंटेंस में होगी उतनी ही वर्ब होती है। क्लियर? अब आगे बढ़े और देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होती, अर्थात इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं पाई जाती। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां मिलती है?
आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पहले वीडियो देख रखा है, सबऑर्डिनेट क्लास हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिलती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट, दो क्लासेस मिलती है। तो कंपाउंड सेंटेंस में हम लोगों को कोई भी ऐसी सबऑर्डिनेट क्लास नहीं मिलेगी जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित हो, जिसको अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लास की आवश्यकता पड़े। इसमें जितने भी सबऑर्डिनेट सेंटेंस जुड़े हुए होंगे वो सारे सेंटेंस वो अपने आप में एक अपना अर्थ पूरा दे रहे होंगे। तो वहां पे हम लोगों को जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित कोई सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे सेंटेंस में नहीं देखने को मिलती। क्लियर? अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी कोऑर्डिनेटिंग क्लास होती है। नहीं, इसमें जो जोड़ने की प्रक्रिया है, सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यूज करने पर हमें कोऑर्डिनेटिंग क्लास मिलती है। कोऑर्डिनेटिंग क्लास मतलब समान स्तरीय क्लास, मतलब एक जो पहली क्लास जैसी होगी वैसी दूसरी ही क्लास होगी। नहीं, पहला उपवाक्य जैसा होगा दूसरा उपवाक्य भी वैसा ही होगा, तीसरा उपवाक्य भी ऐसा ही होगा। यानी समान स्तरीय वाक्य उपवाक्य इसमें मिलते हैं। ऐसे वाक्यों में हमको समान स्तरीय उपवाक्य प्राप्त होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? अब चलिए इसे नोट कर लीजिए। एक था कंपाउंड सेंटेंस का एज ए इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके जोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है वो सीखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूं। जरूरी सूचना यह है कि जल्द ही इस चैनल पे मैं इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इन क्लासों का जो इंग्लिश प्रोज है, इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चन आंसर को लेकर आने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 11 जो जनवरी का पेपर आया था, उस पेपर में साफ साफ लिखा है कि जो चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं होनी एकदम तय है। सेंट्रल लिस्ट भी कई सारे स्टूडेंट ने देख ली होगी, कहाँ कहाँ किनका किनका सेंटर का ये पता हो गया होगा। तो उसमें साफ साफ लिखा था कि चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षाएं होने एकदम तय है। तो बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर उन सभी को, ग्रामर तो मैंने कई सारे वीडियो दे चुके हैं, ट्रांसलेशन का भी कई वीडियो दे चुके। अभी एक प्रथम दृष्टया देखने में मुझे लगा कि मैंने अभी कोई क्वेश्चन आंसर के वीडियो लेक्चर आपको नहीं दिया, जिसमें क्वेश्चन आंसर जिनको पढ़ना होगा वो कैसे पढ़ेंगे। तो जल्द ही मैं इस चैनल पे आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें मैंने हाई स्कूल के क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगा और इंटरमीडिएट क्वेश्चन आंसर को कवर करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले जिससे पहुंच जाए और आप क्वेश्चन आंसर को लिखकर तैयार कर सके। और ये मान के चलिए कि इसमें मैं बहुत ही आसान भाषा में क्वेश्चन के आंसर को देने वाला हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना भी आसान क्वेश्चन के आंसर हो। जितने आसान भाषा में आपको क्वेश्चन आंसर मैं देने वाला हूं, उतनी आसान भाषा में शायद आप अपनी क्लास में भी नहीं सीख पाएंगे। तो अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आगे बढ़ते देखते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, समान स्तरीय वाक्य खंड बनाने वाले संयोजक। इसकी हिंदी होती समान स्तरीय वाक्य खंड बनाने वाले संयोजक। ये कई सारे होते हैं, ये ढेर सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः इनको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। 4 भाग इनके बनाए गए हैं और आज हम लोग एक एक भाग को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। ये 4 प्रकार के कंजक्शन होते हैं: कुमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये 4 प्रकार के कंजक्शन ग्रुप। तो इन ग्रुप्स के अंतर्गत हम लोगों को कई सारे कंजक्शन मिलते हैं, जिनको हम लोग यूज करके 2 प्रिंसिपल क्लास को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले से लिख लीजिए, उसके बाद एक एक कंजक्शन को हम लोग डिटेल में जानते हुए और एग्जाम्पल सहित जानते हुए चलेंगे। इससे आपके लिए, आप लोगों के लिए ये चीज आसान हो जाए। तो पहला हम लेते हैं कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन वो होता है जिसमें हमको केवल 2 सामान्य कथन, 2 सिंपल जो नॉर्मल से सेंटेंस होते हैं, उनको यदि जोड़ना है तो हम लोग कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। इसमें हम लोगों को एंड मिल जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाएगा, एज वेल एज मिल जाएगा, बोथ एंड मिल जाएगा। ये सारे वर्ड्स हमको मिल जाएंगे जिसको हम लोग सिंपल से सेंटेंस जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए कि इसको मैंने लिख भी दिया है कि इसका प्रयोग 2 सिंपल सेंटेंस को, 2 सिंपल स्टेटमेंट को, सेंटेंस नहीं, 2 सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन होते क्या है, हमारे सामने आ जाता है एंड, इसका अर्थ होता है और, ठीक है, और इसके बाद आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका अर्थ होता है हमारे सामने ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। इसके बाद हम लोगों को जो मिल जाता है वो मिलता है बोथ,
बोथ एंड, इसका अर्थ हमें मिल जाता है दोनों, और अगला मिल जाता है हमको एज वेल एज, साथ ही साथ। मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं, ये दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है और इनको हम लोग कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। क्लियर? अब एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल होते क्या है और इनको जोड़ा कैसे जाता है। जैसे इसमें कहा गया द चाइल्ड, एक एग्जांपल लिया हमने, द चाइल्ड क्राइड, द चाइल्ड क्राइड। एक सिंपल स्टेटमेंट हमने लिया कि बच्चा रो पड़ा, द चाइल्ड क्राइड, बच्चा चीखा, ही वेप्ट, वो रोया। अब इसको जोड़ा कैसे जाए? अब आप इन वर्ड्स का यूज करके इनको जोड़ के देखिए कैसे जोड़ा जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द चाइल्ड, इसको जोड़ेंगे द चाइल्ड क्राइड एंड वेप्ट। बस इसी तरीके जोड़ा जा सकता है। एक प्रकार से जोड़ दिया, पूरा हो गया। आप कुछ और प्रयास कीजिए, एक आध बार और जोड़ के देखिए कि इसमें और क्या होगा। इसमें कर देंगे द चाइल्ड नॉट ओनली क्राइड, केवल रोया ही नहीं, ना केवल रोया ही नहीं, बल्कि मतलब ना केवल चीखा ही नहीं, नॉट ओनली क्राइड, ना केवल चीखा ही नहीं, बट ऑल्सो वेप्ट, बल्कि रोया भी। लड़का बच्चा जो है चीखा ही नहीं केवल, बल्कि रोया भी। तो द चाइल्ड नॉट ओनली क्राइड बट ऑल्सो वेप्ट। अब इसमें एक और भी हो सकता है, द चाइल्ड बोथ क्राइड एंड वेप्ट, मतलब बच्चा चिल्लाया और रोया दोनों ही। तो ऐसे सेंटेंस इसमें इन कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को इस प्रकार से कंबाइन किया जाता है। उम्मीद है कि ये सेंटेंस जो मैंने आपको कंबाइन करके दिखाया है, ये तो क्वेश्चन था हमारे पास, इसके साथ साथ इसके 3 आंसर हमने आपको दिए, और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कैसे एक सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। तो कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस, दो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करना आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो अब हमें पा जाते हैं एडवर्सेटिव का है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत हम लोगों को वहां पे उन दो वाक्यों के बीच में एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करना रहता है जहां पर दिए गए फैक्ट्स में विरोधाभास हो, कॉन्ट्रास्ट हो, या फिर उनके स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत हो। उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? कि दिए गए वाक्यों में अगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत जा रही है, दोनों फैक्ट उसमें दिए गए जो विपरीत जा रहे हैं, तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो हमें कंजक्शन का यूज करना रहेगा वो एडवर्सेटिव कंजक्शन कहलाता है। और एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां देखिए कि इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी कि यदि दो फैक्ट्स या दो स्टेटमेंट के बीच में विरोधाभास हो तो उन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग को एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करना रहता है। अब ये कंजक्शन होते क्या क्या है ये आप लोग जान लीजिए। ये हमारे पास आ जाता है बट, पहला बट, परंतु, बट का अर्थ होता है परंतु। फिर आ गया हमारे पास स्टिल, स्टिल का अर्थ होता है तथापि। और फिर आ गया येट, येट माने होता है फिर भी, येट का अर्थ हुआ फिर भी। और इसके बाद आ जाता है नेवरदेलेस, नेवरदेलेस, इसका अर्थ होता है फिर भी। ये दोनों का अर्थ, येट और नेवरदेलेस का अर्थ भी फिर भी होता है। और फिर हो जाता है हाउएवर, हाउएवर का मतलब हुआ तो भी, हाउएवर अर्थ तो भी लेकर आता है। और फिर आ जाता है ओनली, ओनली केवल। फिर आ गया हमारे पास व्हाइल, जबकि। अब यहां पे ये सारे वर्ड हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं और ये वहां यूज किए थे
जहां पे दो स्टेटमेंट के बीच में विरोधाभास का भाव हो, उन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमें इन कंजक्शन का यूज करना था। इसमें भी आपको जो स्टिल है, येट है, नेवरदलेस है और हाउएवर है, ये चार कंजक्शन ऐसे होते हैं जो ज्यादा जोर डालने के लिए, मतलब अगर विरोधाभास का भाव ज्यादा है तब आप लोग स्टिल, येट, नेवरदलेस या हाउएवर इसमें से कोई एक वर्ड का यूज करते हैं। अगर भाव जब नॉर्मल सा आपके पास विरोधाभास नॉर्मल सा हो तो आप इसमें से कोई भी एक वर्ड यूज करके आप उसको सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब विरोधाभास ज्यादा हो, कोई जोर डालना हो, तब आप इन्हीं चार वर्ड्स में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे जैसा कि सेंटेंस का अर्थ निकल रहा होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये एडवर्सेटिव कंजक्शन आप क्या क्या होते हैं जानकार होंगे। अब इनका यूज कैसे किया जाता है ये अगली स्लाइड में सीखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि पहला एग्जांपल लिया हमने कि मोहन इज पुअर, ही इज हैप्पी। अब यहां देखिए दोनों विरोधाभास है कि मोहन गरीब है, वो खुश है। यानी कि सर्वमान्य मान्यता क्या है कि कोई गरीब खुश नहीं रह सकता, लेकिन इसमें कहा गया कि मोहन गरीब है और वो खुश है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मोहन इज पुअर बट हैप्पी। क्लियर? कि मोहन इज पुअर बट हैप्पी। फिर इसको एक और तरीके से जोड़ सकते हैं कि मोहन इज पुअर येट, या फिर स्टिल, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, येट या स्टिल हैप्पी। क्लियर? तो यहां पे एडवर्सेटिव कंजक्शन का एक यूज मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे जोड़ा जाता है। दूसरा एग्जांपल लिया, द बॉय फेल्ड, ही continued study। अब यहां पे देखिए कौन सा वर्ड कि बच्चा फेल हो गया और वो पढ़ाई जारी रखे हुए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा फेल है फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, बच्चा अनुत्तीर्ण हो गया फिर भी वो पढ़ाई जारी रख रहा है। तो फिर भी के लिए हमने क्या बताया था आपको कि फिर भी के लिए आप लोग या तो येट का यूज कीजिए तो नेवरदलेस का यूज कीजिए, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो येट का यूज मैंने अभी आपको इसमें करके दिखा दिया। अब इसमें आप नेवरदलेस का यूज करके देख लेते हैं कि द बॉय फेल्ड और नेवरदलेस ही कॉमा लगा के ही कॉन्टिन्यूड स्टडी। क्लियर? यहां पे देखिए नेवरदलेस का यूज भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम कुछ एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलन वॉज ऑल राइट, फुल स्टॉप, ही वॉज टायर्ड। ये एग्जाम्पल हमने लिखे, एलन वॉज ऑल राइट, ही वॉज टायर्ड। तो अब इसको हम यहां पे कर देंगे कि एलन वॉज ऑल राइट। यहां देखिए कि सब कुछ सही था, वो थका हुआ था, ऑल राइट, तो ओनली ही वॉज टायर्ड। क्लियर? एलन वॉज ऑल राइट, ओनली ही वॉज टायर्ड। क्लियर? उम्मीद है कि ये एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके हम और दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इलेक्टिव कंजक्शन तरफ। इलेक्टिव कंजक्शन का यूज हमें वहां पे करना रहता है जहां पे एक वाक्य में उसका रीजन बताया गया हो, दूसरे वाक्य में उसका कॉन्सिक्वेंस बताया गया हो। ऐसे जो कंजक्शन होते हैं कुल 3 ही होते हैं, देयरफॉर होता है, सो होता है और फॉर होता है। यानी कि एक सेंटेंस में अगर आपको रीजन बताया गया हो और दूसरे सेंटेंस में उसका कॉन्सिक्वेंस बताया गया हो, यानी एक सेंटेंस में आपको कारण बताया गया हो, दूसरे सेंटेंस में उससे होने वाला परिणाम की व्याख्या की गई हो, तो वहां पे हम लोग इलेक्टिव कंजक्शन का यूज करते हैं। और इसके लिए हम लोग देयरफॉर, सो या फॉर का यूज करते हैं। चलिए लिख देता हूं उसके मैं आपके लिए इसको। तो यहां देखिए कि इसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, और यहां ध्यान रखिए कि अगर पहले आपको कॉज मिल जाए, कारण मिल जाए, दूसरे में उसका परिणाम मिल जाए, तो आप लोग देयरफॉर या सो का
लेकिन अगर आपको फॉर का यूज करना है तो वहां पे आप उसके परिणाम को लाके पहले रख देंगे। जैसे यहां पे कहा गया कि ही टुक ब्राइब और उसके बाद ही वॉज डिसमिस्ड। यहां देखिए कि ये कारण था, घूस लिया, उसका परिणाम क्या निकला, उसे निलंबित कर दिया गया कि उसने घूस ली, उसे निलंबित कर दिया गया। तो यहां पे इसे जोड़ेंगे, हो जाएगा तो ही टुक ब्राइब, तो देयरफॉर या सो, इसमें से आप कोई यूज कीजिए, देयरफॉर या सो ही वॉज डिसमिस्ड, ही वॉज डिसमिस्ड। लेकिन अगर आपको फॉर का यूज करना होता तब यहां आप लगाते ही वॉज डिसमिस्ड फॉर ही टुक ब्राइब। यहां आप कारण परिणाम को पहले कर देते, कारण को बाद में कर देते। क्लियर? तो उम्मीद है देयर फॉर, सो या फॉर का यूज आपको समझ में आ गया। ऐसे सेंटेंस में आपको इलेक्टिव कंजक्शन का यूज करना रहता है, जहां पर आपको एक सेंटेंस में कारण नजर आ रहा हो, दूसरे सेंटेंस में उसका परिणाम नजर आ रहा हो। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगला ग्रुप हमारे सामने निकल के आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का अल्टरनेटिव नाम से ये सब क्लियर हो गया होगा कि जब कहीं पर ऐसे दो वाक्य मिल जाए, उसमें कार्य करने की चॉइस दी हो, तो वहां पे हम लोगों को अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करना रहता है। ये कंजक्शन क्या होते हैं? आप और लगा सकते हैं, आइदर और लगा सकते हैं, या फिर नाइदर नॉर लगा सकते हैं। इसमें से आप कोई भी एक कंजक्शन है उसका यूज करके आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको चॉइस दी होगी। अगर दो वाक्यों के बीच में चॉइस वाले मिल रहे हैं तो आपको वहां पे अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को जोड़ देना रहेगा। क्लियर? चलिए मैं लिख देता हूं उसको आपके लिए। तो यहां देखिए मैंने इसको लिख भी दिया है कि जब दो अल्टरनेटिव में से किसी एक कार्य को करने की छूट मिली हो तो वहां पर अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज होता है। ये जो हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन से और का अर्थ आप जानते हैं, या आइदर और, या तो या, अदरवाइज अन्यथा, नाइदर नॉर, या फिर ना तो ना। यही सारे हमारे जो अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं, इनके सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो ये कैसे बनते हैं देख लीजिए आप। तो एग्जांपल ले हमने कि मेक हास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो यहां पे हो जाएगा मेक हास्ट, जल्दी करो, मेक हास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। ठीक, ये कंबाइन करने तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। या फिर और एक ले लेते हैं कि आइदर मेक हास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। ठीक, या एक और तरीके जोड़ लेते हैं, मेक हास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तीनों में से कोई एक यूज करके आप ऐसे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अब जैसे हो गया कि यहां पे डू नॉट डू दैट, डू दिस, और फिर डू नॉट डू दैट। ना तो ये करो और ना ही वो करो। तो इसको क्या आप कैसे बनाएंगे कि यहां पे हो जाएगा आप लोग का कि नाइदर डू दिस नॉर डू दैट। ना तो ये करो ना ही वो करो। क्लियर? उम्मीद है कि अब अल्टरनेटिव कंजक्शन आपको जोड़ना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी इतने सटीक तरीके से आपको शायद और कोई चैनल प्रोवाइड ना कराए। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अब ये वीडियो लेक्चर अब समाप्त हो चुका है और मैं मिलूंगा आपको। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो
नाइंसाफी होगी हमारे साथ, क्योंकि इतने अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, इतने सटीक तरीके से आपको समझाता हूँ, तो एक लाइक का तो हकदार हूँ ही। एक लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को फैलाना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके भी साथी ही पढ़ते हैं आपके साथ, तो उनको भी हक है कि आपको भी तो उनको भी हक है कि आप जैसा ही उनको भी पढ़ने को मिले। तो शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड